हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट ऑफ डिसीजेस कॉज्ड बाय, देख सकते हो, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। बायो में सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो जनरली इसी टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। मेजरली आपको जितनी भी डिसीजेस जो पूछी जाएंगी वो मैंने यहाँ पर लगभग सारी प्रोवाइड कर दी हैं। क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछ सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि ये जो डिसीज़ है ये किस ऑर्गेनिज्म द्वारा, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कॉज की जाती है। तो वहाँ पर आपको बताना है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, डायरेक्टली नेम पूछेगा कि इसको कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको हर एक डिसीज़ में याद रखनी है, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं डिसीज़ की, डिसीज़ का मतलब क्या होता है? आपके अंदर इन्फेक्शन कॉज हो जाना। कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके अंदर कॉज हो जाता है फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? एक डिसीज़ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस की बात करें यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिसीजेस कॉज होती हैं मेजरली? एक हो गया वायरस, जो कि अभी आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, कोविड, ठीक है। एक हो गया बैक्टीरिया, एक होता है आपका प्रोटोजोआ, ठीक है, और एक होता है आपका फंगस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस की, ठीक है। ये सारी जेनेटिक डिसीजेस नहीं हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर में आपने सुना होगा हीमोफीलिया, ठीक है। तो वो सारी डिसीजेज हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिर्फ इन्फेक्शियस डिसीजेज। वायरस की बात करें तो एक चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रखना कि वायरस क्या है, एक लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसा क्यों होता है कि वायरस एक लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में? तो देखो, जब ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग कब होता है ये? जब इसके पास कोई होस्ट नहीं है। होस्ट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकता, ठीक है। तो जब तक इसको कोई होस्ट नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन ही हो, वो कोई भी होस्ट हो सकता है, जब तक इसे कोई होस्ट नहीं मिलेगा ये सर्वाइव नहीं करेगा, ये नॉन लिविंग क्रिस्टलाइन फॉर्म में जिंदा रहता है, ठीक है। मतलब नॉन लिविंग ही रहता है लेकिन मरा हुआ नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे ही उसे होस्ट मिल जाएगा वो कैसा हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है कहीं, ठीक है। इसलिए वायरस को आप देखते हो कि किसी भी क्लासिफिकेशन में वायरस को नहीं डाला जाता है, ना 5 किंगडम, 3 किंगडम, किसी भी तरीके की क्लासिफिकेशन में वायरस को डाला ही नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या है? प्रोक्रियोटिक सेल्स हैं, याद रखिएगा। प्रोक्रियोटिक मैंने आपको इसका बताया था याद करने का तरीका। प्रो का मतलब होता है पुराना और यूक्रियोटिक का मतलब होता है नया। वैसे ये सारी चीज़ें जब हम सेल स्टार्ट करेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे, और वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस ही हम क्लासिफिकेशन में भी डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोक्रियोटिक सेल है, मतलब पुरानी सेल है। अब मैंने आपको बताया था कि पुरानी सेल होगी तो उसमें सारे जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे वो या तो नहीं होंगे या फिर जितने हैं वो बहुत कम होंगे। तो प्रोकैरियोटिक में याद रखिएगा न्यूक्लियस वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑन द अदर हैंड, जो डेवलप्ड होकर आए हैं, उनमें सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। वायरस के कॉम्पोनेंट की बात करें तो इसमें कुछ भी नहीं है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। एक प्रोटीन का इससे कवर होता है जिसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, बस इतना ही होता है वायरस, एक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले कॉमन डिसीजेज जो वायरस कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। हेपेटाइटिस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, पोलियो, रेबीज, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल, चिकनगुनिया, डेंगू और सार्स। इन सब के नाम आपको एक एक करके याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वो डायरेक्टली ऐसे आ सकता है कि इनमें से किसी डिसीज का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, हार्ड नेम्स नहीं है, इजीली याद हो जाएगी। सबसे पहली डिसीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, जो कि कौन कॉज करता है? सिंपल वायरस जो है, हेपेटाइटिस वायरस ही इसको कॉज करता है। 5 तरीके की हेपेटाइटिस होती है लेकिन इंडिया में मोस्ट कॉमन जो है वो 3 है, ए, बी और सी।
और सबसे कॉमन तरीके की बात करें तो सी जो है वो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस का टाइप है। ये जो टाइप है ये बहुत सीवियर टाइप भी होता है और ये डेथ भी कॉज कर सकता है, ठीक है। अब देख सकते हो कि हेल्दी लिवर ऐसा होता है और अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाए तो उसका लिवर कुछ इस तरीके का दिखने लगता है। तो ये किसको फोकस करता है? मेनली लिवर को फोकस करता है। दूसरा क्वेश्चन इससे जो कई बार आया है वो है कि ऐसी कौन सी वायरल डिसीज है जो सिरहोसिस कॉज करती है, ठीक है। सिरहोसिस का क्या मतलब है? आपके लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाना इज कॉल्ड सिरहोसिस। फाइब्रोसिस क्या है? स्कारिंग, मतलब उस पर स्कार्स हो जाते हैं, ठीक है। और अगर इसको आप ट्रीट नहीं करोगे तो ये डेथ भी कॉज कर सकती है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये कैसे ट्रांसफ़र होगा, एक इन्फेक्टेड से एक हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होता है? ये होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज़ पर आते हैं। हमारी नेक्स्ट डिसीज़ है एड्स, ठीक है। एड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है। एड्स की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। लिख देते हैं यहाँ पर, चलो। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखो सिंड्रोम आ गया, सिंड्रोम से मतलब समझ जाओ कि बहुत सारी डिसीजेज जो हैं वो एक साथ कॉज हो जाती हैं। मतलब कि ये जो वायरस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला जो वायरस है, ये वायरस आपके जेनेटिक मटेरियल पर असर करता है, ठीक है। और करता क्या है? ये आपकी इम्यूनिटी, ठीक है, आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उन पर अटैक करता है। मेनली लिम्फोसाइट को काम करना बंद करा देता है, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी नील हो जाती है, बिल्कुल बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बचती। अब इम्यूनिटी नहीं है, देखो कोई भी वायरस बैक्टीरिया कुछ भी अगर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो कौन से टाइप की सेल्स उनसे लड़ती हैं? एंटीबॉडीज, ठीक है। उनको कौन प्रोड्यूस करते हैं? लिम्फोसाइट। अगर लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो छोटा सा भी इन्फेक्शन अगर आपको होता है ना, वो बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसको फाइट करने के लिए आपके पास किसी भी तरीके की सेल्स मौजूद नहीं है। तो एड्स इसलिए ही खतरनाक होता है क्योंकि ये इम्यूनिटी आपकी खा जाता है, ठीक है। इम्यूनिटी खत्म कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी छोटी मोटी जुकाम भी अगर आपको एड्स में हो जाएगा तो वो भी बहुत सीवियर हो सकता है। इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको कॉज कौन करता है? इसको कॉज करता है HIV वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। वायरस दो बार हो गया है यहाँ पर। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है इसको कॉज करता है। ये इसका कुछ ऐसे देख सकते हो फिगर। मैंने बताया आपको सिर्फ एक प्रोटीन और यहाँ पर क्या है, एक उसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वायरस करता क्या है? द वायरस ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयज द इम्यून सिस्टम विच इन टर्न मेक्स हार्डर फॉर द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिसीज। क्या करता है? धीरे धीरे आपके इम्यूनिटी सिस्टम को खराब कर देगा और आप छोटी मोटी किसी भी डिसीज से फाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? सेम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आपने ब्लड का ट्रांसफ़र किया है तो हो सकता है, ठीक है। जैसे निडल वगैरह जो है अगर वो चेंज नहीं की जाती हैं तो हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट जो इसका ट्रांसफ़र का मेथड है वो है, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है जिसको एड्स है और वो कोई बच्चा कैरी कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि जब पार्चुरेशन होता है, मतलब जब बच्चा निकलता है, तब हो सकता है कि उसकी माँ का ब्लड और उस बच्चे का ब्लड मिक्स हो, और मिक्स ब्लड होने पर आपका वायरस का ट्रांसफ़र होने का चांस होता है, ठीक है। तो मदर से बेबी में भी जा सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी जा सकता है वायरस, ठीक है। याद रखिएगा एड्स छूने से नहीं फैलता है, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एड्स छूने से फैलता है, और बहुत सारे ऑफिसेज में ऐसा होता है कि अगर किसी को एड्स है तो उसको मतलब माना जाता है कि छूते भी नहीं है लोग, जो कि एक ऑफेंस है, ठीक है। आपको उसके लिए जेल भी भेजा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि एड्स जो है छूने से नहीं फैलता है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है, एड्स आपको है ये कैसे पता चलेगा? ये आपका एक टेस्ट होता है अलाइजा, जिसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंटीबॉडी का टेस्ट होता है, आपके अंदर टेस्ट किया जाता है कि एड्स के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी बनती है। अगर वो वाली एंटीबॉडी आपके अंदर प्रेजेंट है तो आप एड्स पॉजिटिव हो, ऑब्वियसली वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड हमारी वायरल डिसीज़ है इन्फ्लुएंजा,
जिसको आप कहते हो कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो याद रखना कॉमन कोल्ड जो है वो आपको बैक्टीरिया से नहीं होता है, वो वायरस से होता है। और ये भी एक मिथ होता है कि अगर आप ठंडा पानी पियोगे तो आपको इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, या फिर अगर आप रज़ाई नहीं ओढ़ रहे हो या फिर जैकेट वगैरह नहीं कैरी कर रहे हो तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वायरस तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है और वायरस से बचना बहुत हार्ड भी होता है, ठीक है। तो देख सकते हो किससे कॉज होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। या फिर कभी मतलब अलग अलग तरीके का होता है इन्फ्लुएंजा। तो कुछ इन्फ्लुएंजा जो है वो राइनो वायरस भी कॉज करते हैं। ये आपके सिम्टम्स है, सबको कभी ना कभी कोल्ड हुआ ही होता है अपनी लाइफ में। ये सारे सिम्टम्स आपको पता ही है, आपने देखे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं बर्ड फ्लू। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी कुछ पहले ही आपने देखा होगा कि बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ था, ठीक है। इंडिया में बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ था, बीच में बोला गया था कि आपको रॉ चिकन और एग्स वगैरह नहीं खाने चाहिए। तो ये किससे कॉज होता है याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस से ही कॉज होता है बर्ड फ्लू, ठीक है। दिस वायरस प्राइमरली अफेक्ट्स बर्ड्स। वैसे तो बर्ड्स को ही अफेक्ट करता है बट ये ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जो लोग देखते हो आप चिकन वगैरह का पालन करते हैं, ठीक है, जिनको पशुपालन वगैरह मुर्गी पालन कहते हैं, जिसको पोल्ट्री करते हैं, उनको ट्रांसफ़र हो सकता है। या फिर अगर आप कच्चा मीट खा रहे हो तो भी हो सकता है, या फिर आप एग्स खा रहे हो तो भी उससे ट्रांसफ़र हो सकता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। अब आते हैं पोलियो पे, ठीक है। पोलियो किससे कॉज होता है, मेजरली पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि पोलियो वायरस करता क्या है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है पोलियो में, मतलब आपका जो ये लोअर पोर्शन होता है ना वो वर्क नहीं करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पोलियो वायरस है ना वो आपकी नर्व सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। नर्व सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसमें मेजरली इतना होता है कि जो आपका लोअर पोर्शन होता है उसमें आपके जो नर्व्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, इसलिए आपको जो मूवमेंट होता है वो आपके लिए कैसा हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा 2014 में, इन अराउंड 2014 में इंडिया जो है वो पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था तो 2014 में। अभी भी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स गवर्नमेंट द्वारा जो है दी जाती हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं रेबीज़ पर। रेबीज़ किससे कॉज हुआ जाता है, आपके रेबीज़ वायरस से ही कॉज होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, अगर किसी डॉग, वुल्फ या फॉक्स को रेबीज़ है, ठीक है, और वो आपको काट लेता है तो आपको भी रेबीज़ हो जाएगा। और रेबीज़ का सबसे बड़ा सिम्टम होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या है, हाइड्रो से आप समझ सकते हो, हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर। तो पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। अगर किसी को रेबीज़ है तो सबसे पहला सिम्टम जो उसके अंदर दिखता है वो दिखता है हाइड्रोफोबिया का, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मेनली वायरस ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड सलाइवा थ्रू द बाइट और वुंड। अगर आपको किसी ऐसे डॉग, वुल्फ, फॉक्स ने काट लिया जिसको रेबीज़ है तो वो रेबीज़ आपके अंदर भी आ गया और वो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज करने लगता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर स्मॉल पॉक्स पे। स्मॉल पॉक्स कॉज कौन करता है, आपका वेरियोला वायरस, ठीक है। वेरियोला वायरस कॉज करता है आपका स्मॉल पॉक्स, ट्रांसमिटेड थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स और इनडायरेक्टली थ्रू द इन्फेक्टेड आर्टिकल्स। मतलब कि मान लीजिए मुझे अगर स्मॉल पॉक्स हो जाता है और मैं चीखूँ तो वो जो ड्रॉपलेट्स होंगी उसके थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। या फिर अगर मैंने किसी चीज़ को छुआ और आपने सेम चीज़ को छुआ, जैसे कोविड का ट्रांसमिशन होता है, तो भी आपको स्मॉल पॉक्स जो है हो सकता है, ठीक है। 1980 में स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। WHO ने 1980 में डिक्लेयर कर दिया था कि स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट हो गया है। याद रखना कि सबसे पहला जो वैक्सीन बना था, सबसे पहला वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर ने, और किस चीज़ का वैक्सीन था, स्मॉल पॉक्स का। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि पहला वैक्सीन जो बनाया गया था वो किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। अब आ जाते हैं चिकन पॉक्स पर। तो चिकन पॉक्स कौन कॉज करता है आपका, वैसे कहते हैं इसे VZ वायरस, जिसकी फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हो वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है,
सेम चीज़ है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस, अगर आप उसके क्लॉथ्स वगैरह पहन रहे हो तो वायरस का ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर आप उसके छुए हुए आर्टिकल्स को छू देते हो तो वहाँ से भी आपका ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, याद रखना स्मॉल पॉक्स जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है चिकन पॉक्स से। ठीक है, चिकन पॉक्स इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स बहुत खतरनाक माना जाता है। ठीक है, इसमें मेजरली आपको रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं, इची रैशेज़ जिनको कह सकते हैं, मतलब आपको खुजली होती है, ऐसे रैशेज़ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिसीज़ पर आते हैं। नेक्स्ट डिसीज़ है हमारी मम्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गलसुआ। ठीक है, किससे कॉज होता है? पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस इसको कॉज करता है, और देख सकते हो इसमें सिंपल होता क्या है। ये हेल्दी चाइल्ड है और ये जिसको मम्स है, तो आप ये देख रहे हो ये हिस्सा जो है वो स्वेल अप हो जाता है। ये हिस्सा है क्या? ये हिस्सा है आपका पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसी को हम कहते हैं मम्स। ठीक है, तो किससे कॉज होता है? पैरामिक्सो वायरस। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि मम्स के लिए एक वैक्सीन लगता है जिसको हम कहते हैं MMR। ठीक है, अब MMR ऐसे वैक्सीन का नाम है जो 3 डिसीजेस के लिए लगता है। ठीक है, मम्स, मीजल और रूबियोला। ठीक है, इन तीनों के लिए एक ही वैक्सीन लगता है जिसको हम कहते हैं MMR। नेक्स्ट आ गए हम मीजल्स पर। मीजल कौन कॉज करता है? रूबियोला वायरस। याद रखना जर्मन मीजल्स जो है, जर्मन मीजल्स को ही हम कहते हैं रूबियोला। ठीक है, इट इज़ अ एयरबोर्न डिसीज दैट अकर्स स्पेशली इन चिल्ड्रन। एयरबोर्न डिसीज है जो कि चिल्ड्रन में बेसिकली पाई जाती है। MMR वैक्सीन इसके लिए यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं चिकनगुनिया पर। चिकनगुनिया कॉज कौन करता है? चिकनगुनिया वायरस ही कॉज करता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका याद रखना, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो होता है, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो इसका ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, एडीज और भी बहुत सारी डिसीजेस का ट्रांसमिशन करता है जो कि आप आगे अभी पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पर चिकनगुनिया वैसे काफ़ी खतरनाक डिसीजेस में से मानी जाती है। ठीक है, तो डेंगू पर आ जाते हैं। डेंगू आपको सुनकर लगता है कि जैसे मलेरिया, डेंगू ये सब क्या होंगे? बैक्टीरिया द्वारा कॉज होंगे, तो ऐसा नहीं है। डेंगू क्या है? एक वायरल डिसीज है। ठीक है, किस वायरस से कॉज होती है? डेंगू वायरस से ही होती है। और स्प्रेड कैसे होती है? ये एडीज से ही। एडीज क्या है? इसकी जीनस है। ठीक है, एडीज की स्पीशीज अलग अलग हो सकती हैं, जैसे अभी हमने इजिप्टी पढ़ी। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्पीशीज होती हैं एडीज की। तो एडीज जो है, जो मस्कीटो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइगर मस्कीटो। क्यों कहते हैं? आपको दिख रहा है ये वाइट ब्लैक ऐसे कलर का कुछ इसमें कलर कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? टाइगर मस्कीटो। फीमेल मस्कीटो द्वारा ये कैरी किया जाता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर फीवर, रैश, मसल जॉइंट पेन, और डेंगू से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं सार्स पर। सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वायरस जो अभी मोस्ट कॉमनली आपने देखा ही होगा, दैट इज सार्स कोरोना वायरस। किससे कॉज होता है? सार्स कोरोना वायरस। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ट्रांसमिशन आपको सबको पता ही है कैसे होता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो सकता है, कफ अगर वो कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, स्नीज कर रहा है, या फिर आप उसके द्वारा छुए गए आर्टिकल्स को अगर छुओगे तो ये उससे भी कॉज हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस। कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉलेरा, डिप्थीरिया, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी। ठीक है, ये कुछ डिसीजेज हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें आई थिंक स्किप हो गई हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वर्ल्ड एड्स डे, हेपेटाइटिस डे, ये सब कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले कॉलेरा पर। पहली डिसीज कॉलेरा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हैजा। इससे कॉज होता है विब्रियो कॉलेरे। ये क्या है? जो उसको कॉज करता है उस बैक्टीरिया का नाम है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? अगर आप ऐसे वाटर या ऐसे पानी को कंज्यूम करते हो जिसमें विब्रियो कॉलेरे प्रेजेंट है तो आपको हैजा हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है। ठीक है, दूसरी डिसीज की बात करते हैं हम यहाँ पर, डिप्थीरिया। कौन कॉज करता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, मेनली जो है आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है उसको ये इफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको ऑर्गेनिज्म मेनली याद रखना है। अब आ जाते हैं निमोनिया पर। तीसरी डिसीज कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नाम इजी है, निमोनिया निमोनिया। ठीक है,
कैसे ट्रांसमिशन होता है? एयर से ट्रांसमिशन होता है इस बैक्टीरिया का। अब आ जाते हैं गोनोरिया पर। पॉजिटिव एजेंट का नाम है नेज़ेरिया गोनोरियाe, ठीक है। कैसे ट्रांसमिशन होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आपका होता है तो आपको गोनोरिया कॉज हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सिफिलिस पर। कौन ट्रांसफर, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ठीक है। अब ये क्या है? एक एसटीडी है। एसटीडी का मतलब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसी डिसीजेज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। जैसे कि क्या थी आपकी एड्स, क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जैसे गोनोरिया है, ठीक है। अब आते हैं टाइफाइड पर। टाइफाइड कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफिया, ठीक है, ये कॉज करता है इससे। और ये ट्रांसफ़र कैसे होता है? फूड और वाटर अगर आप कंटामिनेटेड ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको टाइफाइड हो सकता है। अब आ जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस पर। कौन कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्रांसफ़र कैसे होता है? हवा के थ्रू जो है इसका ट्रांसफ़र होता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप टीबी कहते हो, ठीक है। अब आते हैं लेप्रोसी, जिसको आप हैंसन डिसीज़ भी कहते हो। इसी को हम कहते हैं क्या? हैंसन्स डिसीज़, कुष्ठ रोग। इसमें आप देखते हो कि जो बॉडी के बहुत सारे हिस्सों में जो खाल होती है बहुत अजीब तरीके से छूटने लगती है, ठीक है। पहले के ज़माने में जो लोगों को कुष्ठ रोग होता था उनको पूरे शहर से बाहर एक आश्रम टाइप का बना कर दे दिया जाता था और उनको वहाँ पर रहना होता था। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पर नॉर्मल जगहों पर रहेंगे तो इसका ट्रांसमिशन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए कुष्ठ आश्रम अलग से बनाए जाते थे। कुछ लोगों को आई थिंक पता भी होगा, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम लेपेरे जो है इसको कॉज करता है। और ट्रांसमिशन कैसे होता है? अगर आप किसी ऐसे इंसान के बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में हो जिसको लेप्रोसी है तो वो आपको भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं प्रोटोजोअन डिसीजेज। ऐसे डिसीजेज जो प्रोटोजोआ कॉज करता है। लिस्ट बस ये आपको याद रख लेनी है, ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री, तो देखो अमीबा जो है क्या है? एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। वैसे क्लासिफिकेशन में हर चीज़ हम बहुत डिटेल में कवर भी करेंगे, वो सब उसकी चिंता वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिसेंट्री, ठीक है, किसके द्वारा कॉज होती है? एंड अमीबा हिस्टोलिका। काला आजार, ठीक है, किसके द्वारा कॉज होता है? लीशमानिया डोनोवानी। मलेरिया, अब देखो मलेरिया आपको सुनने में ऐसा लगता है कि एक बैक्टीरिया डिसीज है या फिर एक वायरल डिसीज है, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है? एक प्रोटोजोआ द्वारा कॉज की जाती है। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाएगा? क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये एक मच्छर कैरी करता है, ठीक है। वो जिस मच्छर के अंदर ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्रेजेंट होगा, अगर वो आपको काट लेगा तो ब्लड के ट्रांसफ़र की वजह से प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में जाएगा और आपको मलेरिया जो है हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्लीपिंग सिकनेस। यहाँ पे याद रखिएगा स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ द्वारा होती है? ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर याद रखना कि स्लीपिंग सिकनेस का जो वेक्टर होता है, ऐसे एजेंट्स जो कि मेनली डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं पर जो डिसीज़ कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसको कैरी करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया मच्छर, ठीक है। तो वो जो मच्छर है, जो वो डिसीज़ का जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्लाज्मोडियम को वो कैरी कर रहा है अपने साथ, तो वो क्या है? मच्छर क्या है? एक वेक्टर हुआ। ऐसे ही स्लीपिंग सिकनेस का जो वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं सेट्से फ्लाई, ठीक है। स्पेलिंग आप यहाँ पर लिख लो, सेट्से फ्लाई। ये फ्लाई जो है वो कैरी करती है किसको? ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी को। तो अगर ये फ्लाई आपको बाइट कर लेती है तो आपको स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही काला आजार की अगर हम बात करें, तो काला आजार में एक फ्लाई होती है जिसको हम कहते हैं सैंड फ्लाई। अगर आपको सैंड फ्लाई काट लेती है तो वो लेशमानी आपके अंदर ट्रांसफ़र कर सकती है, जिससे आपको काला आजार भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसी डिसीजेज जो फंगस द्वारा कॉज की जाती हैं। मेनली आपको नाम दिए हैं, बस आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। डिसीज़ और उसका जो पैथोजन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो आपको साथ साथ में याद रखना है। रिंग वॉर्म, देखो रिंग और वॉर्म लिखा है, सुनने से आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है ये कोई वॉर्म द्वारा कॉज हो,
या किसी प्रोटोजोआ द्वारा कॉज हो। तो याद रखिएगा रिंग वॉर्म, जिसका आपने इच गार्ड का एड भी टीवी में देखा होगा, ठीक है। तो रिंग वॉर्म क्या होता है, ऐसी कुछ रिंग फॉर्म हो जाती है, वो किसके द्वारा कॉज होती है, फंजाई, और नाम क्या है उसका, माइक्रोस्पोरम ट्रिकोनोफेटम, ठीक है। ये बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिएगा, लेकिन इतने याद नहीं रखनी है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी पर, सारी फंगस वाली ही है। एथलीट्स फुट किसके द्वारा कॉज होती है, ट्रिकोफिटॉन द्वारा ये कॉज होती है, ठीक है। चलो, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब करो, ठीक है। इतनी मेहनत करो, एटलीस्ट यू शुड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।